में हम लोग आज शाही जी के मूर्ति का अनावरण किए हैं। पीछे शिक्षक संघ का दफ्तर है। तो भाई कहीं कहीं किसी धरती से शिक्षा की रोशनी और खुशबू भले आती हो, लेकिन यहाँ से तो शिक्षा की ज्वाला निकल रही है। ये तो शिक्षा की ज्वाला देने वाली धरती है। ये धरती तो समझिए प्रणम्य है और सब लोगों को दूर दूर तक शिक्षा की रोशनी देती है। इसलिए इस धरती पर हमें पहुंचाने के लिए हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं अपने मित्र और बहुत पुराने साथी देवेश जी का, कि जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हमको आपको सबको मिलकर बैठ के कुछ बात करने का अवसर दिया। इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। और अभी ये कह रहे थे कि पहले हमको सीतामढ़ी में बहुत लोग जानते थे और यहाँ कोई नहीं जानता। हमको लगता है ये भी इनको गलत फहमी हो, ये भारी गलत फहमी में हो। आप लोग को लगता है इनको देख के जी इनको कोई नहीं जानता होगा, कोई भरोसा ही नहीं कर सकता है। इनका तो व्यक्तित्व ही ऐसा है कि समझिए आपसे मिले और आप इनके हो गए, यही इनका व्यक्तित्व है। तो भाई आपसे कौन अलग रह सकता है। और मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद और बधाई इसलिए देता हूँ कि आपने समाज में शिक्षा की रोशनी जगाए रखने के लिए एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण और पवित्र काम किया है कि आपने स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद शाही जी की मूर्ति लगवाई है और आज उसके अनावरण कार्यक्रम में हमें भी बुला के इतने सारे बुद्धिजीवियों से रूबरू कराया और बात करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं। आज हम कार्यक्रम में स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद शाही जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके साथ उनके वरीय सहयोगी, या कुछ लोगों ने कहा कि उनको गुरु भी मानते थे, मिश्र जी, उनकी भी मूर्ति आपने लगवाई है। इसलिए हम आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं। और ये भी सोचने की बात होती है कि आज हम लोग मूर्ति के अनावरण समारोह में, कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित, की मूर्तियां सबकी नहीं लगवाई जाती मूर्ति। और हम समझते हैं कि यहाँ पर उपस्थित लोगों में से भी हम लोग बहुत सारे लोग हैं कि हम लोग चले जाएंगे, हम लोग का मूर्ति तो छोड़िए कोई फोटो भी लगाएगा कि नहीं। ये सबके बस की बात नहीं होती, उसके चरित्र और व्यक्तित्व की खासियत होती है, उसमें वो गुण होता है, उसमें वो महत्ता होती है जो लोग उसको याद करते हैं। और लोग सिर्फ याद नहीं करते, मूर्ति लगाने का विशेष प्रयोजन होता है कि ऐसी बात या ऐसे उनके आदर्श या ऐसे उनके जीवन या कार्य क्षेत्र के मूल्य जो सिर्फ हमें नहीं प्रभावित कर, हम आप तो उनके एक तरह से मतलब कंटेम्पररी रहे हैं, समकालीन रहे हैं, हम आप उनसे मिलते रहे। मूर्तियां लगाने का मतलब होता है कि उनके आदर्श, उनकी सोच, उनकी कल्पना न सिर्फ हमारे आपके पीढ़ी तक बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी दिशा निर्देशन करें। इसीलिए मूर्तियां लगाई जाती है कि कम से कम उनको तो लोग याद करेंगे। और मेरे लिए तो जब देवेश जी ने एक तरह से ये आमंत्रण दिया कि ऐसे ऐसे उनकी मूर्ति लगी है, तो मेरे लिए तो दोहरा अवसर था कि एक तो देवेश जी से पुरानी समझिए, इनसे 40-45 साल का हम लोगों का व्यक्तिगत रिश्ता है। और
स्वर्गीय महेंद्र बाबू से भी हम लोग का व्यक्तिगत रिश्ता था। वो पटना आते थे तो हम शर्मा जी या बहुत सारे हमारे पाठक जी, बहुत सारे लोगों के साथ वो आते थे। संघ की बातों से लेके अन्य बातों के बारे में भी उनसे चर्चा होते रहती थी। तो हमको लगा कि भाई देवेश जी से अपनापन अपनी जगह है और महेंद्र बाबू के प्रति श्रद्धा और सम्मान अपनी जगह पर है, तो इस कार्यक्रम को तो किसी रूप से हाथ से जाने नहीं देना है। स्थल पर पहुंच के देवेश जी के माध्यम से श्री महेंद्र प्रसाद शाही जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर ही देना है ये हम। तो इसी में हमारे पुराने साथी भी है, अभी देवेश जी कह रहे थे ओपी राय जी बगल में एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ये केवल हम लोग के शिक्षा जगत के ही साथी नहीं है, इनका घर भी हमारे गांव के बगल में। तो जिनको जब मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम लगा तो ये भी लग गए जो कुछ वहां भी चलिए। और सही बात है कि इस इलाके में या इस क्षेत्र में आपकी और लंगट बाबू जैसे महान विभूति आज शिक्षा की पहचान या शिक्षा का महत्व समझने वाले बहुत लोग हैं। आज तो शिक्षा का प्रसार गांव-गांव तक हो गया है। एक मजदूर भी अपने लड़के को शिक्षित बनाना और अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहता है। आज तो शिक्षा के प्रति जागरूकता का स्तर यहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन आप सोचिए उस जमाने की बात, जिस जमाने में शिक्षा की ये स्थिति नहीं थी, शिक्षा के प्रति ये जागरूकता नहीं। आज से मुश्किल से 40-50 साल पहले की बात है। हम लोग अपने गांव में देखें पढ़ते थे, सिर्फ शौक से जीवन यापन या आगे ऊंचा बढ़ने के लिए ये शिक्षा को या शिक्षा अपनी जिंदगी सुधारने के कार्यक्रम के रूप में ये उस रूप में नहीं लिया जाता। ये उस समय की बात है और ये कितनी बड़ी सोच थी। समझिए उन्होंने इतनी कीमती जमीन या इतना बड़ा इलाका समाज को शिक्षित करने के नाम पे दे दिया। कोई उनको अपने तो शिक्षा ग्रहण करनी नहीं थी। ये सब व्यक्तित्व तो समाज में बिरले ही पैदा होते। तो उन्होंने ओपी राय जी ने भी कहा तो हमने कहा अपने को हम तो कर्तव्यबद्ध हमने प्रतीत किया कि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जाऊं और वहां उसी कैंपस में जाऊं तो उनके प्रति भी मैं जरूर श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। इसलिए इन सब बातों ने मिला जुला ढंग से आपको हमें आप लोगों के बीच हमें उपस्थित किया है। और भाई शिक्षा मंत्री के रूप में तो काम करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अवसर दिया है। उसके पहले भी जो 2010 से 15 की सरकार थी उसमें भी जल संसाधन मंत्री से लेके कृषि मंत्री फिर कई विभाग मेरे साथ थे। इस बार शिक्षा विभाग मिल गया। बीच में 5 वर्षों के लिए मैं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी बना, उस रूप में भी हमने काम किया है। तो हम लोगों का तो सिर्फ इतना मानना है कि ये पद ये जगह तो आने जाने वाली चीज। आज अगर हम हैं यहाँ तो एक ही चीज निश्चित है कि हम सब दिन यहाँ नहीं रहेंगे, कल हमको जाना है। फर्क ये है कि वो कल कब आने वाला है। तो अपना कर्तव्य अपना दायित्व तो क्या बनता है? अपना तो दायित्व है कि जब तक प्रभु इच्छा से जो पद मिल जाता है उस पर अपनी ईमानदारी अपने विवेक से जितना समाज का अपने बिहार का भला कर सकते हो कर देना चाहिए। बाकी क्या है? बाकी तो तय है कि ये पद जाना है तो काम तो उतने ही दिन में करना है जितना दिन के लिए आपको इस जगह पे जो नियति ने निर्धारित कर रखा है। तो इसलिए हम लोग उसी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं। और शिक्षा विभाग तो सब लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग कितना महत्वपूर्ण विभाग है।
शिक्षा के बिना आज हम लोग बिहार को विकास के रास्ते ले चलने की बात करते हैं, विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। अगर विकास के रास्ते कोई एक चीज, पहली चीज जिसकी आवश्यकता होती है, या विकास की ऊंचाई पर जाने के लिए पहला कदम या पहली सीढ़ी जो होती है, वही शिक्षा की होती है। और बिना शिक्षा की सीढ़ी चढ़े कोई विकास की ऊंचाई हासिल ही नहीं कर सकता है। ये हम आप सब लोग जानते हैं और सब लोग मानते हैं। और जहां जहां आप अपने गांव समाज में देखिए, हर आदमी गांव से ही आने वाले लोग हैं। हम लोग भी गांव में रहे हैं, पढ़े हैं। हम लोग भी अपनी इंटर या कहीं ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हम लोग अपने इलाके दलसिंह सलाह गांव में करते थे। आज गांव में देखिए कि जो एक परिवार शिक्षित हो गया आज से 30-40 साल पहले, किसी क्षेत्र में आगे निकल गया, आज उसके परिवार की स्थिति बदली हुई है। तो ये शिक्षा समझिए समाज में मौलिक परिवर्तन का कारक तत्व होता है। और ये बिहार सरकार की प्राथमिकता है। और बिहार सरकार शिक्षा को विकास का हथियार या औजार बनाना चाहती है। ये आपको इसी से एहसास होगा, इसी से महसूस होगा कि जो बिहार सरकार का बजट है उसका लगभग 22%, मतलब 21.94% शिक्षा का बजट, केवल शिक्षा। ये अलग बात है कि उसमें से अधिकांश 70-80% कमिटेड एक्सपेंडिचर है, मतलब आप लोगों के ही तनख्वाह के लिए जाता है। फिर स्कूल कॉलेज सबके लिए बात होती है। और शिक्षा विभाग की समस्याएं जो तीनों चीज होती है ना, उपलब्धियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं। ये चीज पर अगर गौर करिएगा, और वैसे तो सब विभाग की अपनी होती है, लेकिन आप सब लोग जितनी आशा, जितनी उम्मीद, एक एक व्यक्ति हम समझते हैं, सब लोग बोलने जो हमारे पहले बोले, सब लोगों ने कहा कि भाई आप आ गए तो बड़ी उम्मीद है, आपके जैसा मंत्री नहीं मिला, आप तो आ गए हैं तो अब उम्मीद है। सुनने में तो भाई अच्छा लगता है, मन से शुक्रिया भी निकलता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि जब मन में उसको अमली जामा पहनाने का या उसको कार्य रूप देने की चुनौती जब मन में आती है, तो भाई आप लोग तो तारीफ का पुल बांधे जा रहे थे कि भाई ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। और हम आपके तारीफ के दबाव से समझिए दबते और झुकते चले जा रहे थे। ये समझिए कि ये दबाव और ये आपकी उम्मीद, आपकी आकांक्षा, आपकी आशाएं, ये इसका दबाव इतना हमें असहज महसूस कर दे रहा था। लेकिन हमको लगा अंत में कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सब हो ही जाना चाहिए। ये सब आपकी आशा है, मतलब हमने इसको माना है कि आपने मेरे लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, हमें चलना उसी दिशा में। तो सोचना और करना ये चाहिए कि हिम्मत से चलना चाहिए, सही दिशा में चलना चाहिए, और जितनी दूरी तक पहुंच सके वही हमारी उपलब्धि होगी और वही आपके लिए होगी। और एक चीज जान लीजिए कि जब कोई आदमी या कोई चीज जब आपको ज्यादा अच्छी लगे तो ये एकदम समझिए कि एब्सोल्यूट चीज नहीं होती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो चीज ऐसा प्रोवर्ब, जो कोई भी सुंदरता या अच्छापन जो होता है, तो पुराना अंग्रेजी का प्रोवर्ब है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वालों की आंखों में बसती है और
देखिएगा कि एक ही चीज सबको दिखती होगी, तो हम तो यही मानते हैं कि वो अच्छाई मेरी नहीं है, वो आपके नजर की अच्छाई है। जिसने हम में कोई अच्छापन देखा है, हम तो कोशिश करेंगे कि आपकी अच्छाई की तरफ हम बढ़ के आगे बढ़े। और आपने अच्छाई का जो एक पैरामीटर जो करते हैं, एक स्तर जो आपने निर्धारित किया है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। और शिक्षा विभाग, फिर से मैं कहूंगा कि शिक्षा विभाग समाज के या प्रांत के या इस बिहार के विकास की रीढ़ है, रीढ़। और उसके मध्य में शिक्षक होते हैं, क्योंकि इसी समाज में जब तक शिक्षक संतुष्ट नहीं होगा तो शिक्षा कैसे अच्छी निकलेगी, ये सोचिए। ये सीधी बात है। शिक्षकों को तो संतुष्ट या उनको तो सुविधा युक्त बनाना ही होगा। उनको सुविधा नहीं रहेगी तो फिर शिक्षक, क्या कि शिक्षा दान का जो काम है, बाकी सभी काम सरकार के सभी कर्मी होते हैं, पदाधिकारी भी हैं, अधिकारी भी हैं, आईएएस भी हैं, कलेक्टर, एसपी, पुलिस, सब लोग होते हैं, शिक्षक भी होते हैं सभी। आप लोग भी पता नहीं क्यों शिक्षक को सरकारी कर्मियों वाला सुविधा मिले। अरे भाई, शिक्षक सरकारी कर्मी, शिक्षक का स्थान इन सरकारी कर्मियों से बहुत ऊंचा होता है। आप शिक्षक सरकारी कर्मी जैसा मत बनिए, क्योंकि सरकारी कर्मी से काम जबरदस्ती भी लिया जा सकता है। ये जान लीजिए कि उसको तनख्वाह दिया जाता है, उसको बैठ के इतना फाइल दे दिया जाएगा लिखने के लिए कि तुम लिखो, उसको लिखना पड़ेगा। वो चाहे न चाहे काम उसको करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलिए कि शिक्षक को, अगर शिक्षक की अपनी इच्छा मर्जी, उनकी पसंद न हो पढ़ाना, तो कोई जबरदस्ती पढ़वा सकता है? कोई जबरदस्ती पढ़वा सकता है कि तुम जाके स्कूल में पढ़वाओ? जब तक शिक्षक के अंदर शिक्षा दान की इच्छा या वो प्रेरणा नहीं होगी, तो शिक्षा जबरदस्ती न दी जा सकती है न ली जा सकती है। ये जान लीजिए, शिक्षा हमेशा दिल से होती है। इसलिए हमने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को भी कहा, और अभी फिर हम मीटिंग करने वाले कि भाई, हमारे विभाग के अधिकारियों का काम शिक्षकों की समस्याओं को दूर करना है। उनको समस्याग्रस्त मत करिए। कोई भी बात होती है, मैं सारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, हमारे यहाँ अपर मुख्य सचिव से लेके जितने अधिकारी हैं, सबके बीच में हमने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षकों को उनके परेशानियों, उनकी दुश्वारियों को दूर करने के लिए होते हैं, उनकी समस्याओं को बढ़ाने के लिए नहीं होते। हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर शिक्षकों को अपने दफ्तर में दरबार लगाना शुरू कर देंगे, जो कि हम कहीं कहीं देखते हैं, हमने सबको कहा है कि भाई ये सब काम बंद करें। शिक्षकों का काम शिक्षा दान, वो समाज के शिल्पकार हैं, समाज को बनाने वाले हैं, समाज के भविष्य निर्माता हैं। आप उनको अपने दफ्तर का चक्कर मत लगवाइए, चाहे उनके प्रोन्नति का मामला हो, चाहे प्रभार का मामला हो, वेतन वृद्धि का मामला हो। आप स्वयं क्यों नहीं आगे बढ़ के दीजिएगा जो देना है, जो उसके लिए 10 चक्कर वो झोला लेके लगाएगा आपके के पीछे। इसलिए हमने सबको हिदायत किया और सबको हम कहने वाले हैं। एक पूरे राज्य स्तरीय हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक अगले सप्ताह करने वाले, और उसमें हमने सबको कहा कि भाई शिक्षकों को
जब तक आप उनका जो देय है, जो सरकार उनको देना चाहती है, किसी अधिकारी को तो कुछ शिक्षक को देना नहीं है, देती सरकार है, मिलना शिक्षक को है। तो बीच में सरकार की मर्जी और सरकार के फैसले को शिक्षकों तक पहुंचने के बीच में ये अधिकारियों का पेच पाच क्यों, ये क्यों चलेगा? इसलिए सबसे पहले जो भी है, हम संघ के भी हमारे सारे लोग, हम सब लोगों को कहना चाहते हैं कि भाई जहां किसी पदाधिकारी के मनमानी या मनमौजी पना के कारण हमारे शिक्षक परेशान होते हैं, आप हमें बताइए और हम लोग इसमें कोई कोताही नहीं करें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं करें। ताकि पदाधिकारियों का काम है शिक्षकों को मदद करना, शिक्षकों को सहूलियत पहुंचाना। जो सरकार शिक्षकों को देना चाहती है, जो उसने नियम बनाया है, उसके तहत उनकी परेशानी दूर करिए। ये आपका आखिर शिक्षा विभाग यहाँ से वहां तक जो चपरासी से लेके आज मंत्री तक है, ये सब काहे के लिए? हमारा क्या काम? अगर शिक्षक ठीक नहीं है, शिक्षा ठीक नहीं है, तो ये मंत्री से चपरासी तक इस विभाग के क्या औचित्य है? इसलिए भाई शिक्षकों के परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से न सिर्फ तत्पर हैं, बल्कि पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और हमने अधिकारियों को कहा है कि भाई हमारे शिक्षकों को परेशान करने के लिए या किसी भी गलत तरीके से किसी गलत को सही और सही को गलत करने का ये खेल चलाया, तो भाई इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी आपको होगी और उसका अंजाम भी भुगतना होगा। ये हमने सारे लोगों को बता दिया। वहीं दूसरी तरफ भाई शिक्षकों की परेशानियों को हम दूर कर रहे हैं, तो शिक्षकों से भी सरकार की ही नहीं समाज की अपेक्षा है। और संयोग अच्छा है कि हम लोग महेंद्र बाबू के मूर्ति के अनावरण के मौके पर हैं और अभी हमारे राजू जी बोल रहे थे और पंकज जी भी और देवेश जी भी बता रहे थे कि महेंद्र बाबू जब भी बात करते थे तो ये जान ले कि शिक्षा विभाग जो है मंत्री से अधिकारी या हमारे पदाधिकारी से लेकर हमारे शिक्षक, इन सब का चेहरा हमारे गांव और दूर देहात में चलने वाले विद्यालय। शिक्षा विभाग कैसा है, हमारे अधिकारी कैसे हैं, हमारे शिक्षक कैसे हैं, हम कैसे हैं, ये चेहरा झलकता है उस विद्यालय के आईने में जिसको गांव समाज के लोग और आम जनता देखती है और विभाग का आकलन करती है। और ये चेहरा कोई दूसरा नहीं बदल सकता है, ये चेहरा कोई दूसरा सुधार नहीं सकता है सिवा आप शिक्षकों। क्योंकि लोगों में शिक्षा विभाग की तस्वीर, आपकी तस्वीर, हमारी तस्वीर, अधिकारियों की तस्वीर कैसे उतरी, किस प्रकार की तस्वीर आप अपना या हमारा लोगों के जहन में डालना चाहते हैं, ये आपके उस विद्यालय से चमकता है, दिखता है, प्रदर्शित होता है। तो ये तो आप ही के हाथ की बात है। हम आपकी सब कमियां खामियां देखने को तैयार हैं। अगर हमें गांव घर से ये रिस्पॉन्स, ये फीडबैक जो करते हैं, वहां से लोगों से सुनाई पड़े कि भाई शिक्षक तो अब गांव के बच्चों को अपने बच्चा जैसा पढ़ाते हैं, जितनी तन्मयता से, जितने लगन से, जिस ढंग से आप पढ़ा सकते हैं। क्योंकि समाज तो बनाना आपके हाथ में, बनाना आप ही को है और बाकी सब चीजों की जिम्मेवारी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन वो चीज अब तनख्वाही की बात लीजिए कि अगर कोई वेतनमान है या कोई इंक्रीमेंट है, वो तो जो छूट जाता है या कोई
अधिकारी पदाधिकारी दाएं बाएं गड़बड़ करके समय पर नहीं देता है तो बाद में भी देता है, और सरकार या हम लोग समझ जाते हैं कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो तो भूतलक्षी प्रभाव से भी मिल जाता है, वो तो भूतलक्षी प्रभाव से भी मिल जाता है। लेकिन समझिए कि अगर बच्चों की पढ़ाई छूट गई तो फिर उसका क्या होगा। हम तो अपने सभी शिक्षकों को और अपने पदाधिकारियों को, आप सब ने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने प्रवेशोत्सव मनाया 8 मार्च से 20 मार्च तक प्रवेशोत्सव था, जिसको हम लोगों ने बढ़ा के अभी 25 मार्च तक किया था। और आपको सुन के अच्छा लगेगा कि ये हमारा अत्यंत समझिए कि महत्वपूर्ण और सफल कार्यक्रम रहा कि 25 मार्च तक जो प्राइमरी से सेकेंडरी तक में लगभग अपने प्रदेश के 35,92,000 बच्चे का नामांकन हुआ है इस पीरियड। और इसमें से समझ लीजिए कि प्राइमरी लेवल पे, प्राथमिक लेवल पे इस 35,92,000 में लगभग 14,39,000 के आसपास पहला क्लास में नामांकन हुआ है। और यही प्रवेशोत्सव का लक्ष्य था, यही हमारा मकसद था, यही इरादा था। क्योंकि जो अभी हमारे VC साहब नई शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, या नई शिक्षा नीति हो कोई नीति हो, सबका लक्ष्य मकसद होता है शिक्षा का सार्वजनिकरण, जिसको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर, और उसका सीधा मतलब यही होता है कि हमारे गांव समाज का कोई बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करने की उम्र प्राप्त कर चुका है वो स्कूल से बाहर न रहे। वो अभियान चला के उस उम्र वर्ग के बच्चों को स्कूल पहुंचाने का ये अभियान चलाया गया। और अभी हम लोगों ने लक्ष्य रखा था और प्रयास हमारा यही है कि अब कोई भी बच्चा जिसकी उम्र स्कूल जाने की हो चुकी है वह इसके बाद ना छूटे, यही हम लोगों का लक्ष्य है। और आप सोच के देखिए इसमें कितना सब लोगों के मदद या सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। अगर आज हम लोग 2021 के मार्च अप्रैल महीने में बात कर रहे हैं, आज ही सोच लीजिए कि अगर आप ही के मुजफ्फरपुर या बिहार में जितने पढ़ाई के उम्र में प्रवेश कर चुका बच्चा है सब स्कूल चला गया, सबकी पढ़ाई शुरू हो गई, 10, 15, 20 साल के बाद क्या आलम बनेगा। तो सोचिए कि हमारे मुजफ्फरपुर या हमारे पूरे बिहार का एक भी बच्चा अशिक्षित नहीं रह जाएगा, और वो कितना गौरवशाली दिन होगा हमारे आपके लिए, ये सोचिए। ये तो सोचने की बात, और ये कोई असंभव बात नहीं। सब लोग सोचिएगा तो आज सरकार के तरफ से इतनी योजनाएं चल रही है, अब समझिए ना बच्चों को स्कूल पहुंचने में क्या दिक्कत, कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है, जो किताबें मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, केवल प्रयास की जरूरत। और जितने खास तौर से यहाँ जिस ढंग के लोग उपस्थित हैं सभी जागरूक, सभी सक्षम है, सभी संवेदनशील, कि हमारे समाज का अगर एक भी बच्चा अशिक्षित छूट गया तो सोचिए ये किसका दोष है, किसको दोष देंगे जो हमारे समाज में अशिक्षा है, जब इतने प्रयास चल रहे हैं। तो ये हम सबको जिम्मेवारी लेनी, और इसीलिए हम लोगों ने ये प्रवेशोत्सव मनाया। ये सफलता अच्छी रही, और उसमें भी जो प्राइमरी स्कूल है उसका तो एक विशेष महत्व होता है। अभी कोरोना का दौर चल रहा था, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि कोरोना एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, रोज संख्या बढ़ रही है कोरोना प्रभावित लोगों। इससे
सबसे अधिक कोई विभाग दहशत में आता है वो शिक्षा विभाग। साल भर समझिए हमारे विद्यालय या शिक्षण संस्थान बंद रहे, और साल भर बंद रहे। अभी हम लोग खोल के, हम लोग तो विभाग की तरफ से पूरी कोशिश में लगे हैं कि हम लोगों को बंद करने की स्थिति ना आए। नहीं तो आप सोचिए कि कोई सेकेंडरी माध्यमिक स्तर या ऊपर कॉलेज के लेवल में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का छात्र है, वो तो अपनी जिम्मेवारी समझ भी सकते, लेकिन वो पहले दूसरे तीसरे का बच्चा अगर स्कूल जाना छूट गया तो पढ़ाई से कितने लंबे समय तक वो विमुख हो जाता है। ये कोरोना का इतना बड़ा दुष्प्रभाव कि समझिए हम लोग तो फिर से जैसे जैसे रोज देख रहे हैं, अभी कल तो सबसे ऊंचाई पे चला गया। और ये कोई बिहार की बात नहीं है, अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ बहुत ज्यादा नियंत्रित है, लेकिन यहाँ भी बढ़ने लगा। और हम लोगों को लगता है ये होली के समय में जो बाहर से लोग आते जाते अधिक, उसके कारण कुछ बात हुई होगी इस तरह। तो इसमें फिर हम लोगों को सतर्क रहना है। और दूसरे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में तो जो कहते हैं वर्चुअल आभासी पढ़ाई भी हो जाती है, ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राथमिक या मध्य विद्यालय में शिक्षक से छात्र सिर्फ वो पाठ्यक्रम की बातें ही नहीं सीखते, वो तो आहार व्यवहार विचार सारी चीजों को ग्रहण करते। वो वर्चुअल माध्यम से, आभासी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आचार विचार कैसे सिखाया जाता है। इसलिए ये कोरोना काल हम लोगों के लिए बड़ा चुनौती बड़ा काल होता है। और हम लोग इससे, अभी तो पिछले बार के लिए हम लोगों ने कैचअप कोर्स बनाया था पिछले साल की भरपाई के लिए, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग तो अभी पिछला ही मेकअप करने की योजना बना रहे थे, इधर फिर से पढ़ने की बात हो रही है। अब चारों तरफ से प्रशासनिक स्तर पर इसकी चर्चा होने लगी जो भाई स्कूल का क्या किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि भाई बच्चों का या लड़कों का, छात्रों का, शिक्षकों का स्कूल से रिश्ता तो समझिए जीवन का रिश्ता होता है, ये टूट जाता है। और पढ़ाई की कड़ी या सिलसिला या रिश्ता एक बार टूटता है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत परिश्रम लगता है। इसलिए ये सारी बातें, और भाई बाकी जो शिक्षक संघ के लोग हैं, जो आप लोगों ने बातें कही है, उस पर तो हम लोग अलग से बात करें। और हमारे अतिथि शिक्षक एक तो हमारे चले गए मुसाफिर की, तनख्वाह बढ़ाने की बात करके ताली बजवा के अपने पिता, देख लीजिए, बात सुनने को भी नहीं। और कहीं किसी चीज को कुछ बढ़ाने की और ऊंचाई तक पहुंचा समझिए लोगों को उत्साहित कर देना, ये तो सामान्य बात होती है। और उनको भी लगा अच्छा बोल के अपना निकल गए। हम तो कहने वाले थे, हमको तो लगा कहीं बगल में जा रहे हैं, हमको लगता कि जा रहे तो हम उनको पकड़ के बैठा लेते, जो आप जाइएगा कहाँ, हम लोग को सुनाए हैं तो अपने भी सुनिएगा। अभी देवेश जी भी अतिथि की बात कर रहे थे कि भाई अतिथि तो देवो भव, हम लोग के हम जो देवो भव है, जो अतिथि तो हम लोग के लिए देव है, लेकिन नाम अतिथि में कैसा फंसा दिए हैं आप लोग को तो समझ रहे हैं ना। अतिथि जो होते तो अतिथि ही होते, समझ रहे हैं ना। और लेकिन हिम्मत मत हारिए, हम शिक्षा विभाग में आने के बाद पहला काम किए, पहला जो विधानसभा और परिषद में आश्वासन दिए वही कि ये 1000 रुपया प्रति क्लास का 15-20 हजार वाला जो लिमिट था, इसको बढ़ा के 1550,000 हम पहुंचा दिए। सबसे पहला काम हम अतिथि शिक्षक के लिए किए। लेकिन ये अतिथि नाम देके जो देवेश जी पहले से फंसा दिए, तो अतिथि किसको कहते हैं सब लोग सोचिए।
अतिथि किसको कहते? बाकी बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अतिथि वाला परिभाषा से निकल, चाहे कि अतिथि नाम देके लोग बता दी अतिथि तो अब क्या हम बोले। इसलिए बाकी जो हमारे शिक्षक हैं, जो अभी हमारे VC साहब भी बैठे हैं, हमने कल ही देखा होगा, हम आपके कुलाधिपति महोदय महामहिम से भी हमने मिलकर कहा है कि भाई सरकार चाहती है कि चाहे आपका NAC का ग्रेडिंग है, चाहे आपका सिलेबस की बात है, चाहे आपके किसी चीज की बात, जो कमियां हैं हम जानते हैं। जो कमी है, चाहे शिक्षकों की भी जो कमी है, या पदाधिकारियों की जो कमी है, या आपके यहाँ जो कमी है, वो सरकार जानती है और उसको दूर करने के लिए हम अलग से प्रयास कर रहे हैं, और उसके नतीजे भी आपको जल्द दिखाई पड़ेंगे, ये बात हम बता देना चाहते हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखने की बात है कि क्या जो संसाधन या जो चीजें या जितना कुछ हम लोग के पास उपलब्ध है, उसका 100% कार्य हम लोग ले रहे हैं। ये भी तो देखने की बात है कि अगर 10 शिक्षक होना चाहिए थी तो 20 होना चाहिए। हम भी मानते हैं, हम भी कर रहे हैं, विज्ञापन निकला हुआ है, आपको शिक्षक मुहैया करा देंगे। लेकिन जो 10 हैं उनका भी तो 100% शिक्षण में जाना चाहिए। जैसे हमने अपने शिक्षकों को कहा है, प्राथमिक माध्यमिक और सब लोग यहाँ बैठे शर्मा जी, सब लोग मानेंगे। जैसे हमने कहा है कि शिक्षकों को कोई हमारा अधिकारी परेशान नहीं करेगा, और परेशान करेगा तो वो सीधा आएगा, उसका निदान और उसका इलाज हम करेंगे। लेकिन भाई शिक्षकों को भी तो अपना 100% शिक्षण और विद्यालय को देना पड़ेगा ना। हम नहीं चाहते हैं, ठीक कह रहे थे शर्मा, मध्याह्न भोजन हो जाए शिक्षक, क्या मतलब है भाई? और आप जान लीजिए बिहार सरकार का, बल्कि उस समय हम विधानसभा के अध्यक्ष ही थे, हमने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था, अब देखे होइए, और उसका हेडिंग था कि शिक्षा ही हजम करती मध्याह्न भोजन। हमने यही हेडिंग लगाया था। ये मध्याह्न भोजन, आखिर आप सोचिए कि आज स्कूल है, मतलब स्कूल जाने के लिए या बच्चों को स्कूल के प्रति या स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए जितने भी योजनाएं चल रही, साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, किताब योजना है, मध्याह्न भोजन योजना है, ये सब क्यों सरकार चलाती है? कि बच्चे स्कूल पहुंचे। और बच्चे स्कूल क्यों पहुंचे? स्कूल पहुंच के क्या होता है? अगर स्कूल में शिक्षा ही ग्रहण नहीं वो कर पाए, स्कूल में शिक्षा का ही माहौल नहीं रहे, तो बच्चों को स्कूल पहुंचा के कपड़ा पहना के खाना खिला के साइकिल पे चढ़ा के घर भेज दिया जाए। इस योजनाओं का यही मतलब है। इसलिए अब जो शिक्षा के सार्वजनिकरण का लक्ष्य हम लोग करीब करीब हासिल कर रहे हैं, अगले चरण में जो सब लोग जानते हैं कि अब हम लोग गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं, और गुणवत्ता की बात जब आती है तब लर्निंग आउटकम की बात होती है। हम चाहेंगे जो हमारे शिक्षक संघ के सहयोगी लोग, हमारे सम्मानित शिक्षकगण है, हमारे अधिकारीगण को भी हम कहने जा रहे हैं, हम शिक्षकगण को भी बता देते कि भाई आप अब शिक्षकों को अपने कार्यालय का चक्कर लगवाना छोड़िए और आप खुद विद्यालयों का चक्कर लगाना शुरू करिए। हम ये अपने अधिकारियों को कहें कि भाई आपका काम दफ्तर में बैठ के शिक्षक सबका लाइन लगवाना थोड़े है, आपका काम शिक्षक को स्कूल देखना है, शिक्षा विभाग का काम शिक्षा लोगों तक पहुंचाना है। अगर हमारे बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उनका लर्निंग आउटकम मतलब शिक्षा उन्होंने क्या सीखा, स्कूल में क्या पाया, अगर उसका कोई असेसमेंट नहीं होगा तब फिर क्या मतलब। इसलिए
हम लोग अगले चरण में अब शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, और अभी तो हम कह रहे थे शिक्षा के प्रति जागरूकता देखी, अभी हमने इंटर का रिजल्ट निकाला है, देखा होगा आप लोगों ने, जो तीनों फैकल्टीज हैं, तीनों संकाय हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं 10-10 तीनों संकाय में, उसमें से एक भी पटना का नहीं। पूरे बिहार के विभिन्न इलाके के स्कूल के बच्चों ने वो मेधा सूची में अपना स्थान हासिल किया, और उनका भी फैलाव पूरे बिहार में, औरंगाबाद से किशनगंज है, जमुई से लेकर पश्चिम चंपारण है। क्या ये दर्शाता है कि पूरे बिहार में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग सब उपाय करके अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, आगे बढ़ा। ये सबसे बड़ा द्योतक है। इसलिए आप सभी लोगों से यही अपील करेंगे अंत में कि भाई शिक्षक संघ के समस्याओं के निदान के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, शिक्षकों की समस्याएं दूर हों इसकी चिंता में भी रहेंगे, हमारे अधिकारी शिक्षकों को परेशान नहीं करें हम इसको भी देखेंगे। लेकिन भाई शिक्षा विभाग का चेहरा जो विद्यालय है गांव में, जहाँ की गांव के लोग आते जाते अपने बच्चों को पढ़ते देखते हैं, वही हमारा असली प्रतिबिंब बनता है शिक्षा विभाग। उसकी सूरत आप सुधार दीजिए, बाकी चीजों की सूरत हम देख लेंगे आपके लिए, ये हम कहना चाहते हैं। और अंत में फिर से जो महान नेता, महान शिक्षक, और शिक्षकों के अच्छे नेता भी वही बनते हैं जो अच्छे शिक्षक भी। इसलिए उनके प्रति जब हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कि उनके सपनों का शिक्षा जगत बनाने के तो सरकार की तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे, शिक्षा जगत की तरफ से आप लोग कोशिश करिए। बाकी ममता जी कुछ कह रही है, कुछ कहने के लिए, कुछ जो आप कहना चाह रही है यहाँ के लिए वो भी हम देखेंगे। हो गई, हम लोग अलग अलग जगह की अलग अलग बात देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से सभी साथियों को धन्यवाद। और आप लोगों ने भी, हमको लगता है धैर्य तो जवाब भी दे रहा होगा, हिम्मत से मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद।